हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री की क्लास में आपको बाकायदा एक से एक इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं और विश्वास रखिए ये टॉपिक आपके प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर हिस्ट्री से कोई सवाल पूछा जाएगा तो हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लास से पूछा जाएगा, ठीक है। और बाद में क्लास करने के बाद आप जरूर कमेंट में बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो चलते हैं डिस्कशन के साथ। महत्वपूर्ण डिस्कशन है, सब लोग क्या करिए, मजबूती के साथ इसे क्या करिए भैया, तैयार करिए, ठीक। तो चलते हैं भैया। आज जो टॉपिक है वो है भैया स्थायी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त। मतलब कह सकता हूं मैं आज हम आपको भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ाने वाले हैं कि भारत में अंग्रेज जो शासन कर रहे थे उसके एवज में भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से स्थापित की थी। तो सबसे पहले भू राजस्व का मतलब किसानों से लिए जाने वाला भूमि पर टैक्स। तो भैया तीन व्यवस्था बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थी, स्थायी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। हालांकि इससे पहले एक व्यवस्था और थी जिसका नाम था इजारेदारी व्यवस्था। कौन सी? इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है। तो आप लोग याद रखना एक व्यवस्था कौन सी थी, तो इजारेदारी व्यवस्था। ओके, तो चलते हैं भाई। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैं बेसिकली छोटी छोटी नजर में आपको ये पहले टॉपिक पढ़ाता हूं, फिर एक बाकायदा डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करूं तो भाई तीन थी। एक तो थी स्थायी बंदोबस्त, एक थी रैयतवाड़ी और एक थी भैया महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करूं, ठीक है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान रखना ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1792 में लागू की गई थी और ये लगभग ब्रिटिश भारत के, या मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं जहां ब्रिटिश का अधिकार था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर, तो आपका जवाब होना चाहिए 19% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था क्या की गई थी भाई, ये व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है ना। उसके साथ अगर मैं जिम्मेदारी की बात करूं तो जमींदारों को टैक्स वसूलने की क्या दी गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी। पूछ लेगा इस व्यवस्था में किसको टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी गई, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई जमींदारों को इसमें टैक्स वसूलने की क्या दी गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी। अगली थी भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा 1820 में, याद रखना कई बार काला क्रम में भी लगवा देता है क्रोनोलॉजी के क्रम में, ठीक है ना। और ये ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर, या कह सकते हो अधिकांश ब्रिटिश भारत पर क्या थी, ये लागू थी। अधिकांश ब्रिटिश भारत पर भैया ये क्या थी, ये लागू थी। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें जिम्मेदारी किसको, रैयत का मतलब होता है भैया किसान, रैयत का मतलब होता है किसान। तो इसमें जिम्मेदारी किसको दी गई थी, तो किसानों को इसमें टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। कैसे दी गई थी डिस्कशन करेंगे बाकायदा अच्छे से, ठीक है ना। तो आइए मेरे साथ। अगली थी तीसरी महलवाड़ी बंदोबस्त। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में इस व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू। और ये माहौल का मतलब होता गांव का समूह, तो ये पूरे गांव से इकट्ठा करके दिया जाता था और ये ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रफल पर लागू थी। और गांव के मुखिया को, ठीक है ना, इसकी क्या दी गई थी भाई, जिम्मेदारी दी गई थी। किसको, गांव के मुखिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो भैया स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था। पूछ लेगा कब लागू हुई, तो 1793। इस डेट को भूलना नहीं है, फिर से कह रहा हूं भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये कितने एग्जाम में पूछी गई पता नहीं गया, बहुत सारे एग्जाम में। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ध्यान रखना, भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है ये, ठीक है ना। इसका अन्य नाम क्या था, तो इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे, इसे ईस्तमरारी व्यवस्था भी कहते थे। तीनों नाम इसी के हैं स्थायी बंदोबस्त के, ध्यान रख लो। जमींदारी व्यवस्था क्योंकि इसमें जिम्मेदारी किसके पास थी, इसमें जिम्मेदारी भैया रैयत उसके पास थी, रैयत के पास, सॉरी रैयत नहीं, इसमें जिम्मेदारी जमींदार के पास थी। किसके पास थी, जमींदार के पास थी, ठीक है ना। जमींदार ये कौन होते थे कि पूरी भूमि पर क्या वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, ठीक है ना। और ये वो किससे लेके आते थे, भूमि को अंग्रेजों से लेके आते थे, ठीक है ना। मुख्य प्रावधान क्या था कि जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, ऑनर माना गया। किस किस क्षेत्र में लागू थी, तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस वाले क्षेत्र में और थोड़ा सा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में। मतलब थोड़ा सा इस वाले क्षेत्र में उत्तरी कर्नाटक, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में,
बनारस वाले क्षेत्र में। उसके साथ साथ देखो उड़ीसा, बंगाल, बिहार, देखो ये बंगाल और ये पूरा बिहार था, जो आज झारखंड भी है इसमें शामिल। लगभग ये 19% ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट क्षेत्र में, तो आप लोग याद रखना, बार बार बता रहा हूं, ब्रिटिश भारत के कितने, तो 19% क्षेत्रफल में ये व्यवस्था क्या थी भैया, लागू थी। ठीक है, अब इसके साथ ही आगे चलते हैं। राजस्व का बंटवारा कैसे होता था, तो भैया जो जमींदार वसूलता था टैक्स को, भू राजस्व को वसूलता था, उस जमींदार को 1/11 हिस्सा दिया जाता था। बाद बाकी 10/11 हिस्सा किसे दिया जाता था, अंग्रेजों को दिया जाता था। कहने का मतलब, जब मान लो किसी जमींदार ने 11 रुपए वसूल करे हैं, तो 10 रुपए मिलेंगे अंग्रेजों को, किसको, अंग्रेज को, और भैया 1 रुपया मिलेगा जमींदार को, किसको, तो जमींदार को मिलेगा, याद रखना, ठीक है ना। 1 रुपया किसे मिलेगा, तो ये जमींदार को 1 रुपया दिया जाएगा। एकदम से क्लियर हो गया। तो देख रहे हैं आप किस्त, देखो ये 11 बोरे तो भर के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास, और 1 बोरा कैसे मिल रहा है, तो बाहर आर्थिक रूप से किसकी ओर है भैया, तो अंग्रेज मोटा पैसा यहां से कमा रहे हैं। पूछ लेगा ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रफल पर लागू थी, तो आपका जवाब सीधा सीधा होना चाहिए कि भैया ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर क्या थी, लागू थी। ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं, इसमें सूर्यास्त का नियम था, है ना, लॉ ऑफ सनसेट, ये नियम लागू था। इसका मतलब क्या होता था कि जमींदार को सूर्य अस्त होने से पहले भैया टैक्स अंग्रेजों को, जो तारीख निश्चित करते थे, टैक्स अंग्रेजों को लाके देना पड़ता था। अदरवाइज ये दिख रहा है ये क्या, किस पे मोहर लग रही है, रिजेक्ट, उसकी जमींदारी को क्या कर दिया जाता था, रिजेक्ट करके दूसरे को नीलाम कर दिया जाता था। तो इसीलिए जमींदारों ने इस पर बड़ा शोषण किया। साफ लिख रहा है, यदि जमींदार निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक लगान जमा नहीं करता, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो किसानों का जमींदारों ने अत्याधिक शोषण किया, तो पूरी आजादी दे दी जमींदारों को, और जमींदारों ने मनमाने ढंग से कर को वसूलने का क्या किया, काम किया। तो जमींदारी इस व्यवस्था में, स्थायी बंदोबस्त में, इस्तमरारी इस व्यवस्था ने किसानों का बड़े स्तर पर क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस भाग और उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसानों ने क्या किया भैया, शोषण किया। सॉरी, किसानों का क्या किया गया, शोषण किया गया जमींदारों के द्वारा। इसके साथ अगर मैं बात करूं इस व्यवस्था में, अब अगली व्यवस्था कौन सी आएगी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। याद रखना कौन सी आएगी भैया, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है फार्मर, किसान होता है। तो जनक कौन थे इसका, तो याद रखना कर्नल रीड, नाम याद रखना, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। ये थॉमस मुनरो है, ध्यान रखना। 2 लोग थे जिन्होंने इसे लागू किया था, एक तो कर्नल रीड और एक थॉमस मुनरो। ये आप देख रहे होंगे, ये बेवकूफ दिखाई दे रहा है कर्नल रीड, और ये उससे भी ज्यादा बेवकूफ कौन है भैया, थॉमस मुनरो है। ठीक है ना। अब इसके साथ अगर मैं बात करूं तो पूछ लेगा 1792 में पहली बार ये व्यवस्था कहां पे लागू की गई थी, तो बारामाहल जिले में लागू की गई थी। ठीक है, पहली बार। ठीक है ना, 1792 में ये व्यवस्था पहली बार कह रहा हूं मैं। हालांकि मद्रास वाले क्षेत्र में ये व्यवस्था 1820 और ये 1820 में ही इसकी शुरुआत मानी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये मद्रास वाले क्षेत्र में लागू की गई थी और 1825 में इस व्यवस्था को मुंबई वाले क्षेत्र में क्या किया गया, लागू किया गया। मुख्य विशेषता ये थी कि कर वसूली यहां सीधे किसानों से ली जाती थी और किसान ही भूमि का क्या होता था, मालिक होता था। किसान सीधा भूमि का मालिक होता था और किसान से ही सीधा क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। और ये ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर, तो लगभग पूरे ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल पर क्या थी, लागू थी। तो कह सकते हो सर्वाधिक क्षेत्र, भू राजस्व व्यवस्था में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो रैयतवाड़ी। कौन सी व्यवस्था लागू थी, रैयतवाड़ी। ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे मद्रास में, मुंबई में और आसाम वाले क्षेत्र में ये व्यवस्था बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। ये आसाम का क्षेत्र और ये तटीय, देखो ये पूरा मद्रास वाला क्षेत्र, ये बंबई वाला क्षेत्र, तो ये ग्रीन आप ज्यादा देख रहे हो ना। और ये क्या थी, ये थी परमानेंट सेटल, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, ये इतने। तो ये 19% क्षेत्रफल पर थी और ये भैया कितने पे थी, तो ये 51%, यही सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर थी। ठीक है भाई।
एकदम क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके साथ ही आगे बात करते हैं, कर की दरें और प्रभाव पूछ लेगा। तो भैया कर की दर यहां पे लगभग 33% से लेकर कितनी थी, 50% तक पहुंच गई थी, ठीक है ना। सरकार उपज का आधे से अधिक क्या करती थी, इसमें वसूल करती थी। देख रहे होंगे किसान का हिस्सा से ज्यादा कौन का हिस्सा यहां दिखाई दे रहा है आपको, अंग्रेजों का, सरकार का हिस्सा, क्योंकि अंग्रेजी तो थे इस क्षेत्र पर, ठीक है ना। ये ज्यादा लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहा समस्या क्या थी इसमें, एक तो स्थायी नहीं थी इसमें दरें, तो समय समय पर क्या करते थे, दरें बढ़ा देते। इन्हें लगता था ना कि किसी क्षेत्र में ज्यादा उपज हो रही है, वहां कर की दर क्या कर देते थे, बढ़ा देते थे, जिससे कि और ज्यादा बड़े पैमाने पर क्या हो, किसानों का शोषण हो, ठीक है। साहूकारों का उदय हो गया यहां से, क्योंकि यहां किसान जो था वो ऋण के जाल में फंस गया। साहूकार क्या करते थे भैया, साहूकार जो थे वो किसानों को ऋण देते थे और किसान को कर्ज में फंसा दिया करते थे। अगली व्यवस्था है बच्चों माहलवाड़ी व्यवस्था। माहल का मतलब होता है विलेज, गांव। कौन जनक थे इसके, तो हॉल्ट मैकेंजी नाम याद रखोगे। और ये लगभग 1822 है ना, 1822, कहीं कहीं 1819 दिखाई देता, लेकिन 1822 एग्जैक्ट होगा। पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में क्या थी, ये लागू थी। लगभग कह सकते हो आप ब्रिटिश भारत के लगभग 31% क्षेत्रफल पर ये क्या थी, लागू थी, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, देखो ये मुखिया है, लंबरदार है इस व्यवस्था में, मुखिया, गांव का मुखिया। ये क्या करता था, यहां से ये किसान इससे क्या लेते थे, भूमि लेते थे। ये यहां से टैक्स लेता था और ये किसको पहुंचाता था, ये ब्रिटिश को पहुंचाता था। किसको पहुंचाता था भैया, तो ये ब्रिटिश को पहुंचाता था, ठीक है ना। किसको पहुंचाता था, तो आप लोग नाम याद रखना, ये ब्रिटिश को क्या पहुंचाता था, टैक्स पहुंचाता था बड़े स्तर पे, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो माहलवाड़ी में कर के बारे में, तो भैया इसका कुल जो विस्तार था 30% क्षेत्र पर, 30-31 मान लेना, 30-31, ठीक है। और ये 30 वर्षों के लिए इसमें टैक्स को क्या किया जाता था, कांस्टेंट किया जाता था, नियत किया जाता, ध्यान रखना 30 वर्षों के लिए थी और 30 वर्ष के लिए इसमें टैक्स को क्या किया जाता था, नियत किया जाता था। शुरुआत में कुल उपज का लगभग 66-70% तक यहां क्या किया गया था, वसूल किया गया था। दक्षिण भारत में ज्यादा ये लागू थी। और इसने लॉर्ड डलहौजी सुधार ने इसे क्या कर दिया था, बाद में 50% कर दिया था। 50% भी बहुत होता, आधा तो तुम ही ले गई, किसान को क्या बचेगा, ठीक है। तो ये अंग्रेजों की व्यवस्थाएं थी। इसके साथ ही अगर मैं तुलनात्मक मानचित्र के बारे में आपसे बात करूं, तो देखो आप ये देख रहे होंगे, ये उत्तर भारत में 30% पे लागू है। कितने परसेंट पर लागू भैया, तो 30% पर। ये माहलवाड़ी व्यवस्था है। ये आप देख रहे होंगे, तो ये 51% क्षेत्रफल पर, ये 19% क्षेत्र, ये स्थायी बंदोबस्त की। ये देखो, तो तीनों एकदम क्लियर पता होनी चाहिए कहां का कौन सी व्यवस्था का प्रभाव। तो उत्तर भारत में इसका प्रभाव जो है माहलवाड़ी का देखने को मिलता है, पूर्वी भारत में ज्यादातर स्थायी बंदोबस्त का, दक्षिण भारत और थोड़ा सा पश्चिम और इधर मध्य के क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था का। रैयतवाड़ी व्यवस्था ही ज्यादा क्षेत्र पर लागू थी। ये बात आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो बड़े पैमाने पर आपको पता है ये व्यवस्था किसानों का क्या करेगी भाई, शोषण करेगी। किसानों का क्या करेगी, शोषण करेगी, आप याद रख लेना। और शोषण कैसे करेगी, करों की दर ज्यादा थी, जमींदार प्रधान की बढ़ती शक्ति के कारण किसानों का गंभीर शोषण हुआ, बड़े स्तर पर हुआ। किसान जो है साहूकारों से टैक्स पैसा लेते थे और ऋण में क्या हो जाते थे, ग्रस्त हो जाते थे। ज्यादा कर होने की वजह से किसानों को साहूकार से ऋण लेना पड़ता था और वो अपनी पूरी जिंदगी उस ऋण के जाल में क्या हो जाते थे भैया, फंस जाते थे। कर का भार भी ज्यादा था, 50 से 66%, 70% तक भी देखा गया है, जो किसानों के लिए एक प्रकार से असहनीय था। बाद में यह भी किया गया कि भूमि का बाजारीकरण किया गया, ऐसी फसलें करवाई गई, ठीक है ना, जो कैश वाली होती थी बिक्री। और भूमि बार बार जो साहूकार थे जिन्होंने ऋण दिया था किसानों को, अब उनसे भूमि को क्या लेने लग गए, वो खरीदने लग गए, मतलब भूमि का बाजारीकरण हुआ। तो कर और राजस्व की मांगों के कारण एक भूमि एक बिकाऊ वस्तु बन गई, जिसके कारण छोटे किसानों ने अपनी जमीन क्या दी, हाथ से उनकी जमीन क्या चली गई, खो गई।
तो जो महत्वपूर्ण है आपको पता है, स्थायी बंदोबस्त जो है वो कौन लेके आया था? सीधा हिट मारना, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। रैयतवाड़ी कौन लाया? तो मुनरो और री 1820 में। महलवाड़ी कौन लेके आया? होल्ट मैकेंजी 1822 में। और सबसे ज्यादा कौन सी थी? तो रैयतवाड़ी 51% क्षेत्रफल पर। सूर्यास्त का नियम क्या था? ये सूर्यास्त का नियम किस में लागू था? तो स्थायी बंदोबस्त में ये लागू था। किस में लागू था? तो ये स्थायी बंदोबस्त में लागू था। ये आप भी क्या रखना, याद रखना। ठीक है भैया। अब आगे हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो फाइनल निष्कर्ष यहां यही देखने को मिलता है कि ये जो जमींदारी व्यवस्था थी, यही जो मालवाड़ी या रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, राजस्व प्रणाली वाली जो व्यवस्था थी, इन भू राजस्व नीतियों ने भारतीय किसानों को, अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया? भारतीय किसानों की जो ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो किसान से तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनेगी, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। किसानों का असंतोष ही आगे चल के, हम कहते हैं ना 1857 के विद्रोह की क्रांति में किसान क्यों शामिल हुए? इसीलिए शामिल हुए कि रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी और इजारेदारी प्रथा ने किसानों को बुरी तरीके से आर्थिक रूप से क्या कर दिया था? झकझोर दिया था। और किसान साहूकारों के कर्ज के जाल में ऐसे फंस गए थे कि उनका निकलना मुश्किल हो गया था। किसान पहले भूमिहीन हुआ और भूमिहीन बन के आगे चल के बंधुआ मजदूर तक बन गया। किसान का भूमिहीन और बंधुआ मजदूर बनना किसका वन ऑफ द मोस्ट कारण है? तो आप कहोगे ये जो लैंड रिफॉर्म है, सॉरी लैंड जो पॉलिसी है, भू राजस्व व्यवस्था है, ये इनके पीछे का क्या है? कारण है। अब भैया एक एक्ट पढ़ेंगे, विनियम अधिनियम 1723, रेगुलेटिंग एक्ट 1723। इसे और क्या कहते हैं? तो आप याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखना। पहले तो कब आया? तो याद रखना 1773 में आया। ये क्या था? तो ये कंपनी और सरकार के बीच एक प्रकार का एग्रीमेंट था। ध्यान रखना, कंपनी और सरकार के बीच एक प्रकार का समझौता था। क्योंकि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद व्यापार कंपनी जो थी वो व्यापारिक संस्था से उसने बंगाल के क्षेत्र में राजनीतिक अधिकार भी क्या कर लिए? प्राप्त कर लिए। और वो राजनीतिक संस्था बन गई। पहले तो एक व्यापार करने की कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन जैसे ही प्लासी को हराने के बाद, बक्सर को हराने के बाद जब स्थायी रूप से बंगाल में अपना कब्जा करते हैं, तो भैया ये एक राजनीतिक कंपनी के रूप में उभर के आते हैं। कंपनी ने व्यापार का एकाधिकार ले लिया। ठीक है। इसके बदले में कंपनी ब्रिटिश सरकार को क्या देती थी? 4 लाख पाउंड देती थी सालाना। तो अगर ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड अगर भारत से पहुंच रहे हैं, तो उसके बदले में ब्रिटिश सरकार कंपनी को मोनोटोनी भी दे रही है कि इंग्लैंड का कोई भी लोग व्यापार करने के लिए भारत में नहीं जाएंगे, कंपनी ही केवल क्या करेगी? भारत में व्यापार करेगी। इसके बदले में 4 लाख पाउंड किसको देगी? ब्रिटिश सरकार को देगी। ये चीज दिमाग में भर लो अपने में। समझ आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा? यहां अगर मैं बात करूं 1768 के संकट की, तो 1768 के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। कंपनी दिवालिया हो जाएगी, आप देख रहे होंगे। और जब कंपनी दिवालिया की कगार पर आ जाएगी, तो जो 4 लाख पाउंड सरकार को दे रही थी ब्रिटिश सरकार को, तो क्या वो ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड देना बंद नहीं कर देगी? तो जैसे ही सरकार को कंपनी क्या करेगी? पैसा देना बंद कर देगी, तो अब सरकार की क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। बल्कि पहले तो कंपनी पैसा देती थी सरकार को, अब उल्टा लोन के रूप में सरकार से क्या कर रही है? मांग कर रही है। भाई कर्ज चाहिए हमें। कंपनी ने सरकार से 1 लाख पाउंड कर्ज लेने की क्या की? सिफारिश की। सरकार को भी लगा कि भाई कंपनी आज नहीं कल क्या कर देगी? दे ही देगी पैसा। इसके पीछे का कारण क्या था कि भाई आर्थिक स्थिति कंपनी की क्यों खराब हुई? जो कंपनी पहले 4 लाख पाउंड आसानी से दे पा रही थी ब्रिटिश सरकार को, अब वो कंपनी उल्टा ब्रिटिश सरकार से लोन और कर्ज के रूप में क्या कर रही है? पैसे की मांग कर रही है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां क्रिएट हुई? तो आपका जवाब होगा, पहली परिस्थिति थी प्रथम मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1769 के बीच चला। इसमें क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच ये हुआ था। ध्यान रखना, मैसूर का शासक था हैदर अली।
3 साल तक युद्ध चला, लेकिन इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था और कंपनी का बहुत सारा धन इस युद्ध में क्या हो गया था, खत्म हो गया था और कंपनी की आय पर इससे बहुत बुरा क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा, नेगेटिव प्रभाव पड़ा। दूसरा कारण अगर पूछे तो 1769 और 68 के लास्ट में और 69 में भैया बंगाल में भीषण क्या पड़ेगी, सूखा पड़ेगी, जहां 1/3 जनता उस सूखा के प्रभाव में मारी जाएगी। देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो रहा है बंगाल के ये लोग हैं। अगर आप फोटो में देख पा रहे हैं तो देखो इनका कितना बुरा हाल है, कुपोषण के शिकार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनको खान पान भी नहीं है। क्रूरता क्या हुई यहां पे, अकाल के बावजूद भी कंपनी ने भारी भरकम टैक्स लोगों से लेना स्टार्ट किया, तभी तो लोगों की ऐसी हालत हुई है। भाई लोगों की हालत क्यों हुई है ऐसी, इसीलिए लोगों की हालत ऐसी हुई है। ठीक है। तीसरा था भ्रष्टाचार, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज कर्मचारी थे बड़े पैमाने पर कंपनी में क्या कर रहे थे, ये बड़े बड़े जो कर्मचारी हैं ना, ये बड़े पैमाने पर कंपनी में भ्रष्टाचार कर रहे थे। अधिकारी जो थे निजी व्यापार और रिश्वत से मालामाल हो गए। विरोधाभास यह था कि कंपनी कंगाल हो रही थी लेकिन उसके कर्मचारी बहुत ज्यादा देख रहे हैं अमीर हो रहे हैं। इनसे पूछा जाए तो कहते थे भाई हमें तो भारत में उपहार दिया जाता अच्छा काम करने के लिए, ये हमारा वो धन है। अब ब्रिटिश सरकार कुछ फैसला लेगी, यहां देख रहे होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब तो भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट को कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है कि कंपनी के कर्मचारी पैसे वाले होते चले जा रहे हैं, कंपनी कर्ज में डूब रही है, हमसे लोन की मांग कर रही है। तो सरकार कंपनी को डूबने नहीं देना चाहती थी, ये भी तो आपको पता है। तब सरकार कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए एक फैसला लेगी। शर्त यह थी कि ऋण के बदले में कंपनी कुछ नियंत्रण रखेगी अपना, कि भाई हम कंपनी के कार्यों पे क्या करेंगे, कर्ज तो देंगे लेकिन हम कंपनी के कुछ कार्यों पर कंट्रोल करेंगे। और इसी के लिए पहली बार एक एक्ट आया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसीलिए आया था। देख रहे हैं आप, ये रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेट करने के लिए आया था, इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया। भाई ये क्या करेगा, कंपनी की गतिविधियों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। पूछ लेगा इसका काम क्या था, कि कंपनी की गतिविधियों को नियमित करना और नियंत्रित करना। और सरकार के द्वारा भेजा गया ये पहला क्या था, इस तरह का कोई कदम था। इसमें क्या हुआ, कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को क्या मिली, मान्यता मिली। और कंपनी के शासन पर संसदीय क्या हो गया, नियंत्रण हो गया, कि भाई अब जो भी कार्य चलेंगे कंपनी के उस पर कंट्रोल कौन होगा, कंट्रोल कौन करेगा, तो संसदीय, ब्रिटेन सरकार का संसदीय मंडल करेगा। इसमें क्या किया गया, सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। और सत्ता का केंद्रीकरण से मतलब यह है कि जो पहले कंपनी की प्रेसिडेंसी 3 थी, बंगाल, मद्रास और बंबई, यहां मेन किसको मान लिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी को मुख्य बना दिया गया। और यही कौन बैठता था, यही गवर्नर बैठता था। तीनों स्वतंत्र थी लेकिन इस एक्ट के तहत बंगाल को क्या दे दी, प्रमुखता दे दी। अब यहां सबसे टॉप पर कौन होगा, बंगाल का गवर्नर सबसे टॉप पर होगा। और जिसमें बंगाल का गवर्नर जो था ना, वो गवर्नर से गवर्नर जनरल भी बनाया गया। पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स बना। ध्यान रखना, एक नया पद बनाया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो पूछ लेगा, इसी पद ने भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की क्या रखी थी बच्चों, नींव रखी थी, इसी ने। ठीक है। प्रेसिडेंसी की अधीनता की बात करूं मैं आपसे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर ही कौन आते थे, मद्रास के गवर्नर। देखो बंगाल पे तो गवर्नर जनरल था, मद्रास पे और बंबई पर कौन थे, गवर्नर थे। ये दोनों किसके अंतर्गत काम करते थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ये क्या करते थे, कार्य करते थे। तो भैया इसमें हुआ क्या कि बॉम्बे और मद्रास को अपनी प्रेसिडेंसी की स्वतंत्रता खोनी पड़ी। अब उन्हें युद्ध और शांति जैसे मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या करना पड़ता था, रिपोर्ट। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही ये क्या करते थे, कार्य करते थे।
यहां एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, ध्यान रखना। कार्यकारी परिषद 4 सदस्यों की थी। गवर्नर जनरल ये आप देख रहे होंगे मैम, और ये अन्य 4 सदस्य भी आप देख रहे होंगे। तो ये 4 सदस्य की क्या बनाएगी, गवर्नर जनरल, और इनको क्या था, वोटिंग राइट भी दिया गया। अब ये बोला गया कि ये कार्यकारी परिषद जो भी निर्णय लेगी वो बहुमत के आधार पर होगी, और यहीं से सामूहिक निर्णय या सामूहिक बहुमत का क्या लिया गया, शुरुआत की गई। यहां प्रशासनिक संरचना बनाई गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कितने सदस्यीय था, तो 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। यही गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो 4 मेंबर काउंसिल, जिनमें आप देख रहे हैं जिसमें मद्रास गवर्नर भी थे और बॉम्बे गवर्नर भी थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्यीय था, कंपनी की गवर्नर बॉडी थी। केंद्रीकृत कमान बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई और उनकी 4 सदस्यीय परिषद को सर्वोच्च शक्ति दी गई। तो शक्ति बंगाल के हाथ में पहुंच गई, बॉम्बे की भी और मद्रास की भी। तो ये भी बात आप क्या रखना भाई, याद रखना। अधिनियम का महत्व क्या था, 1773 का जो एक्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका महत्व क्या निकला आगे चल के। तो इसका महत्व आगे चल के आप देख रहे हो ना, 1773 के एक्ट का महत्व आगे चल के 1858 के एक्ट में देखा जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन का पहला लिखित संविधान बना, ये क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट था। कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का क्या हो गया, नियंत्रण की शुरुआत होगी। अब कंपनी इधर उधर भ्रष्टाचार नहीं करेगी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की क्या रखी गई, नींव रखी गई। 1773 एक्ट का महत्व कई बार मेंस में भी लिखवाया गया है। और इसने कंपनी के व्यापारियों से शासक में बदलने की प्रक्रिया को क्या कर दिया, कानूनी रूप दे दिया। ठीक है ना भाई। तो आप लोग बताना एक्ट 1773 तक हिस्ट्री का डिस्कशन आपको कैसा लगा। धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासों में पूरी हिस्ट्री करा दूंगा आपको, विश्वास रखिएगा। यहां से अच्छी हिस्ट्री आपको डिस्कशन में कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए आप क्या करिए, मजबूती से पढ़िए और अपने पेपर में अपनी जगह को इंश्योर करिए। तो आज के लिए बच्चा इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।